पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ए मृदा, बी जल, सी वायु या फिर डी वनस्पति। आपको बता दूं कि पर्यावरण के जैविक घटक का अर्थ है वे घटक जिनमें जान पाई जाए, यानी जो जीवित हो वो क्या है? जैविक घटक है। जो जीवित ना हो यानी क्या हो? मृत हो, वो क्या है? अजैविक घटक है। जैसे लकड़ी, लोहा, सोना, ये क्या है? अजैविक घटक है। और यहीं पर हम बात करें जैविक घटक का अर्थ है जिसमें जान हो, जैसे पेड़, पौधे या फिर जानवर या मनुष्य, ये क्या है? जैविक घटक का उदाहरण है। तो ये पूछ क्या रहा है? जैविक घटक पूछ रहा है। मृदा है नहीं, क्यों? क्योंकि मृदा में जान नहीं होती है, अजैविक घटक है। जल भी अजैविक घटक है। वायु में भी जान नहीं होती यानी अजैविक घटक है। जब जैविक घटक की बात कर रहा है वनस्पति, हाँ वनस्पतियां में जान होती है। क्यों? क्योंकि वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इसलिए जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? ए जंतु, बी वनस्पति, सी प्रवाहित जल या फिर डी पारिस्थितिकी। आप जानते हैं जंतु का मतलब क्या हुआ? जीवित, यानी ये जैविक घटक है, भौतिक घटक नहीं है। वनस्पति भी जीवित होते हैं, इसलिए जैविक घटक के उदाहरण है। प्रवाहित जल, ये नहीं होगा प्रवाहित जल। उसके बाद डी पारिस्थितिकी एक शब्द है, ये कोई घटक नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भौतिक घटक है वो क्या है? प्रवाहित जल। अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या फिर पारिस्थितिकी। आपको बता दूं कि हम लोग बुक में देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी लिखा रहता है। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है, मान लीजिए पर्यावरण का ये एक मनुष्य है। अब ये कैसे पर्यावरण में रहता है, इसका रहन सहन कैसा है, ये कौन सी चीजें खाता है, किस तरह के पर्यावरण में इसका जीवन अनुकूल है, ठंडे में रह सकता है कि गर्म में रह सकता है, यानी किसी जैविक घटक और उसके पर्यावरण से संबंध के बीच का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिकी कहलाता है। थर्ड का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं? इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ओडम ने, बी हैकल ने, सी टेलर ने या फिर डी डार्विन ने। तो आपको बता दूं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने क्या किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। परंतु यदि क्वेश्चन में पूछ ले पारिस्थितिकी तंत्र का इस्तेमाल या यूज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो इस्तेमाल किया था उनका नाम था टॉन्सले। आपको याद रखना है, सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे, इकोलॉजी पूछे तो आपको अर्नेस्ट हैकल लगाना है। अगर पारिस्थितिकी के आगे तंत्र भी लगा रहे तो आपको टॉन्सले लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल ने। अगला क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी अपघटनकर्ता। सबसे पहले मैं आपको उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटनकर्ता क्या होता है शॉर्ट में समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई पारिस्थितिकी तंत्र है। उत्पादक हम किसे कहते हैं? उत्पादक हम उसे कहते हैं कि जो अपने जीवन के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना हो, यानी वो प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश से अपने जीवन को चलाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। जैसे ये मान लो कोई पेड़ है, तो पेड़ किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे मान लो सूर्य है और ये सूर्य की लाइट से क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं, और इनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल नामक एक वर्णक, और ये इसी से रिएक्शन करके फिर अपने जीवन के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हम लोग पेड़ पौधों को क्या बोल देते हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अब अपघटक किसको बोलेंगे? सॉरी, उपभोक्ता किसको बोलेंगे? यानी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? अब मान लो इस पेड़ को खाता है एक टिड्डा। टिड्डा, अब टिड्डे को भी कोई खाएगा। टिड्डे को खाता है मेढक, और मेढक को कोई खा देगा। मेढक कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप। यानी सांप डायरेक्ट कभी भी पेड़ को नहीं खाएगा, न मेढक पेड़ खाएगा। ये क्या होगा? ये श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। यानी टिड्डा पेड़ को खाएगा, मेढक टिड्डे को खाएगा, सांप मेढक को खाएगा। इसीलिए ये उत्पादक होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को खाते हैं, किसी जीव को नहीं खाते। फिर टिड्डा पेड़ को खाएगा तो इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोल देंगे, यानी फर्स्ट कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। अब मेढक इन लोगों के ऊपर निर्भर होता है, तो ये दूसरे स्थान पे आएगा, तो इसको सेकंड कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता बोल देंगे। अब सांप क्या है कि सांप इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, तो ये तृतीयक स्थान पर आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? थर्ड कंज्यूमर बोल देंगे। और अब प्रश्न उठता है कि अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता या फिर बात करें डीकंपोजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसे कहते हैं? आपको बता दूं कि मान लो ये मेढक या सांप की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने पर ये क्या होंगे? सड़ेंगे धीरे धीरे। तो इन मरे जानवरों को जो खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। अपघटनकर्ता यानी जो डेड बॉडीज को खाता हो उसको हम लोग अपघटनकर्ता कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे चींटी हो गई, प्रोटोजोआ हो गया, एक कोष के जीव होता है, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर हो गया जीवाणु, बैक्टीरिया। देखते होंगे आप, जब कोई जानवर मर जाता है उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? उसको खा के उस जगह को साफ कर देते हैं, यानी चट कर देते हैं। इसीलिए अपघटनकर्ता को हम लोग प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। मेहतर का मतलब स्कैवेंजर, मेहतर भी कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अपघटनकर्ता क्या है। अपघटनकर्ता का मतलब जो मृत चीजों को खाता हो, जैसे गिद्ध हो गया, गिद्ध भी अपघटनकर्ता में आता है। उसके बाद उपभोक्ता जो पेड़ पौधों पर निर्भर हो, ये भी उपभोक्ता। और उत्पादक क्या हो गए? पेड़ पौधे जो किसी जीव जंतु के ऊपर निर्भर ना हो अपने जीवन यापन के लिए, उनको उत्पादक बोल देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कवक है। ये कवक एक पेड़ पे लगा हुआ है और ये इसी पेड़ के माध्यम से अपने को भोजन ले रहा है और ये जीवित है। आपको बता दूं तो जो कवक होते हैं या इन्हीं को फंगस बोलते हैं, फंगस, या फिर इन्हीं को फफूंद भी बोला जाता है। कवक, फंगस, फफूंद, या कहीं कहीं पर इन्हीं को कुकुरमुत्ता जो बोलते हैं,
वो चीज है। बेसिकली जो फफूंद या फंगस होते हैं ये हमेशा के लिए जान लीजिए कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ से किसे बनाया गया है? ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, या फिर बी क्लाइमेट रिलीफ फंड, या सी ग्रीन बैंक, या फिर डी वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुप्रीम पावर के रूप में उभरा। अमेरिका हो गए, रसिया हो गया, जिसे पहले कुछ टाइम यूएसएसआर कहा जाता था, यानी सोवियत संघ जिसे बोला जाता था। ये लोग एक सुप्रीम पावर के रूप में उभरे, इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में पैसा था। उसके बाद कुछ समय बीतता गया, विश्व में कई जो देश थे जो आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। अब इन लोगों ने एक पॉलिसी लानी चाहिए कि कोई भी देश कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल ही न्यून कर देगा, यानी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, इनका कहना था। तो एक धारणा विकसित हुई जिसे दो क्षेत्रों में बांटा गया। पहला विकसित देश, दूसरा बोला गया विकासशील देश। विकसित का मतलब हुआ कि ऐसे देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, उसके बाद जापान, जर्मनी, यानी ये डेवलप्ड कंट्री है, यहां का रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। विकासशील देश कौन हुए? जैसे इंडिया हो गया, यानी ये डेवलपिंग कंट्री है। उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब डेवलपिंग कंट्री। तो एक कॉन्सेप्ट ला गया कि भाई अभी तो हम विकासशील देश हैं। इन देशों ने कहा कि अभी हम विकासशील देश हैं, अभी हमारा तो विकास एकदम हुआ नहीं, तो हम कार्बन को उत्सर्जन एकदम माइन्यूट नहीं कर सकते। इसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि इसका प्रबंधन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है अभी। तो आप लोग क्या करें, हमको अगर पैसा दें तो हम कार्बन को उत्सर्जन को माइन्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम रखा गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से हानि न हो उसके लिए जो फंड दिया जाने लगा उसी को क्या कहा गया? ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड यह एक वित्तीय संस्था है जो यूएनएफसीसी के अंतर्गत कार्य करती है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये नाम रखा गया। यूएनएफसीसी ने इस फंड का निर्माण किया जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को कुछ फंड देने लगे तो कार्बन उत्सर्जन कम करें, जिससे जलवायु परिवर्तन अत्यधिक न हो सके। अगला क्वेश्चन है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ए मृदा अपरदन पर, या फिर डी खरपतवार नियंत्रण पर, या सी सूर्य के प्रकाश पर, या डी चारागाहों की वृद्धि पर। अब मान लो ये पेड़ पौधे हैं, इनको अगर आप काटते हो या उखाड़ देते हो तो क्या इससे नुकसान होगा? यही एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। हालांकि पेड़ों को काटने से काफी नुकसान होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है किसी चीज का कट के निकल जाना या हट जाना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। निक्षेपण क्या होता है ये भी समझा दूं। मान लो वो कट के चीज कहीं गई और इकट्ठा हो गई तो उसी को हम क्या कहेंगे कि यहां पर सामान निक्षेपित हो गया या
निक्षेपण हो गया, तो अपरदन और निक्षेपण में अंतर है। अब मृदा अपरदन की बात कर रहा है, यानी मृदा की कटाई पर, खरपतवार नियंत्रण पर। क्या आप पेड़ पौधे काट के खरपतवार नियंत्रित करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। क्या पेड़ पौधों काटने सूर्य के प्रकाश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं। चारागाहों की वृद्धि हो जाएगी? ये तो कभी नहीं होगा। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन इसको समझते हैं। देखिए, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा का जो जल आएगा या आंधी तूफान आएगा तो धीरे धीरे क्या करेगी, मृदा को, मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाएगी और उसका अपरदन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर नहीं रखेंगे और मिट्टी काफी हल्की हो जाएगी, वो जल के साथ या हवा के साथ आसानी से चली जाएगी। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन या वनों को नष्ट करना मृदा अपरदन पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक क्या है और कृत्रिम क्या है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसे प्रकृति ने ना बनाया हो वो कृत्रिम कहलाता है। ये होता है प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, जिसको प्रकृति ने बनाया हो वो नेचुरल कहलाता है। दिमाग में रख लो, प्राकृतिक क्या होगा, जो प्रकृति बनाए। कृत्रिम क्या होगा, जो मैन मेड हो, यानी जिसे व्यक्ति ने बनाया हो, प्रकृति ने ना बनाया हो। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है। क्या खेत प्रकृति बनाती है? नहीं। क्या बांध प्रकृति बनाता है? जी नहीं। क्या झीलें प्रकृति बनाती हैं या फिर पार्क प्रकृति बनाता है? पार्क तो आदमी बनाता है। जी नहीं, झील प्रकृति बनाती है, ये कभी आदमी नहीं बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति, वेटलैंड या फिर खेत या फिर नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, खेत। कैसे, देखते हैं। प्रवाल भित्ति वो होती है, प्रवाल भित्ति जिसे इंग्लिश में मूंगा या इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। ये शॉर्ट में समझ लो कि समुद्र में धीरे धीरे कोरल्स का जमा हो जाना, एक तरह की चट्टान बन जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, कोरल रीफ कहलाती हैं। जैसे भारत का लक्षद्वीप है, ये प्रवाल भित्ति पर ही बना हुआ है। उसके बाद वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मीन्स दलदली या हल्का गीली भूमि। खेत, नदी, क्या नदी आदमी बनाता है? नहीं, चूंकि कृत्रिम पूछ रहा है। खेत, जी आदमी बनाता है। वेटलैंड, क्या दलदली भूमि बनाते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रवाल भित्ति भी व्यक्ति नहीं बनाता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खेत। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा लवणीय जल क्या होता है। लवणीय जल या सेलाइन वाटर, एक ऐसा जल, मान लो ये पॉट, इसमें जल भरा हुआ है, जल में उपस्थित नमक की मात्रा, नमक की मात्रा ही क्या कहलाती है, लवणीय जल कहलाती है। यानी किसी जल में नमक की मात्रा कितनी है वही उसका लवणीय स्तर या लवणीय जल कहलाएगा। तो इसमें जो नदी है, क्या नदी का वाटर सेलाइन होता है, नमकीन होता है? नहीं। प्रवाल भित्ति, हाँ प्रवाल भित्ति कहाँ बनती है, सागर में बनती है या महासागर में बनती है। बांध, जी नहीं। तालाब, नहीं, तालाब का पानी भी नमकीन नहीं होता। जी, सागर का पानी, सबसे ज्यादा सागर या महासागर के पानी में क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, लवण पाया जाता है। और सागर में ही क्या बनती है, प्रवाल भित्ति बनती है। इसीलिए जो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। ए समुद्र तट या फिर बी खाड़ी, सी एस्चुरी या फिर डी तालाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी तालाब।
अब देखते हैं कि स्वच्छ जल क्या है। बेसिकली स्वच्छ जल में दो तरह का जल होता है। एक होता है, हमने क्या देखा, स्वच्छ जल दो रूप में होता है, एक होता है बहता जल और एक स्थिर जल। बहता जल में जो नदियों का जल होता है स्वच्छ होता है, और स्थिर जल में जैसे झील का हो गया, तालाब का हो गया। बेसिकली इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्रेश वाटर वो वाटर होगा जिसे हम प्योरीफाई करके पी सकते हो। क्या आप नदी का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल। झील का? बिल्कुल। तालाब का भी प्योरीफाई करके पिया जा सकता है। तो इसमें क्या नहीं होगा? यदि बात करें महासागर के जल की, महासागर के जल को आप क्या प्योरीफाई करके पी सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेलाइन होता है और नमकीन होता है, आप उसको पी नहीं सकते। तो इसीलिए स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तालाब हो जाएगा। समुद्र तट होगा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि उसमें नमक ज्यादा होता है। खाड़ी भी नहीं होगा, एस्चुरी भी नहीं होगा। खाड़ी किसे बोलते हैं थोड़ा सा समझते हैं। यदि आप भारत के मैप में पश्चिम में देखें तो ये गुजरात है। जब भी कोई ऐसा क्षेत्र स्थल जो महासागरीय जल से लगता हो, यानी ऐसा क्षेत्र जो एक साइड तो महासागर जल से लगता हो और काफी ज्यादा साइड किससे लगता हो? स्थल से लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। और ये गुजरात में स्थित है। इसका क्या नाम है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ये गुजरात में है। ये पूरा लैंड से लगता है और थोड़ा सा एरिया किससे लगता है? जल से लगता है, जिसको बोलते हैं खाड़ी। एस्चुरी क्या है? अगर आप दक्षिण भारत को देखें तो कुछ नदियां तो होंगी जो इस तरफ अपना जल गिराएंगी, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और कुछ नदियां होंगी जो यहां पर जल गिराएंगी, दामोदर, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, ये नर्मदा, ताप्ती। एस्चुरी का मतलब होता है कि वे नदियां जो डेल्टा ना बनाती हों उसको हम क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। जो नदी डेल्टा बनाती हो उसको हम एस्चुरी नहीं कहेंगे। डेल्टा का मतलब होता है कि ये जो नदियां हैं पूर्वी साइड की, इनका उद्गम यहां से होता है और ये बहते 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 आती हैं और यहाँ पे अपने जल को गिराती हैं। क्योंकि जब नदी यहां से ओरिजिन होगी और बहते हुए आएगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी स्पीड, और यहां से काफी सारा मलबा अपने साथ लेकर आएगी और यहां पर निक्षेपित करने लगेगी। यही इकट्ठा जब हो जाएगा यहां पर अवसाद यानी मलबा, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? डेल्टा कहेंगे। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और चूंकि यहाँ की नदियां क्या होती हैं? यहां से निकलती हैं और सीधा के गिरती हैं, इनका ओरिजिन यहां से नहीं होता, ये काफी तेज स्पीड में होती हैं, और तेज स्पीड में होने के कारण क्या होता है कि ये अपने साथ मलबा भी नहीं ला पाती और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण न करने के कारण इस तरफ की नदियों को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्चुरी बोल देते हैं। यानी पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये तो हो गई एस्चुरी की बात। क्वेश्चन पूछा था स्वच्छ जल, स्वच्छ जल तालाब का जल होगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? अभी हमने आपको बताया था, क्या उत्पादक में बैक्टीरिया आएगा? नहीं। उत्पादक में कौन आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे। अब घटक में देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता? नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या बताया था अभी? जैसे टिड्डा हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता जो टिड्डे को खाएं, जैसे मान लो मेढक हो गया। तो इसमें अब घटक कौन होगा? मैंने बताया था कि जो मृत जीवों को साफ करते हैं या खाते हो उन्हीं को क्या कहते हैं? अब घटक कहते हैं। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन का मतलब भी मैं समझा चुका हूं कि मिट्टी का कट जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। क्या आप मृदा अपरदन को पशुओं को अत्यधिक चराकर रोक सकते हैं? जी नहीं। क्या आप मृदा अपरदन को वनस्पति के कटाव द्वारा रोक सकते हैं? पेड़ पौधों को काट के मृदा अपरदन? जी नहीं। क्या आप पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर मृदा अपरदन रोक सकते हैं? जी नहीं। तो आप रोक कैसे सकते हैं कि मिट्टी का कटाव ना हो? वन रोपण द्वारा।
हम अगर वन लगाएंगे तो वन की जड़ें होंगी और वो जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को खुद से बांधे रखेंगी, जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 13 का सी, वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। यानी मान लो कोई इकोसिस्टम है, उसमें कैसे उत्पादक होंगे या फिर कैसे अपघटक या उपभोक्ता होंगे, इसका जो तय होगा मानक, वो किसके द्वारा होगा, जलवायु संबंधी कारक द्वारा, धरातलीय कारक द्वारा, जैवीय कारक द्वारा या फिर मृदा कारक द्वारा। तो इसका जो मेन आंसर होता है या सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, जलवायु संबंधी कारक। वहां की कैसी जलवायु है ये डिपेंड करेगा उस पर। मान लो वहां की जलवायु अगर मरुस्थलीय है तो क्या वहां पर उत्पादक होंगे, नहीं होंगे। उत्पादक की जो सीमा होगी या संख्या होगी वो बहुत कम होगी, जिसके कारण उपभोक्ता भी बहुत कम होंगे। तो मेन क्या डिपेंड करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निर्धारित करेगा, जलवायु निर्धारित करेगी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार क्या है। ए, उत्पादक, बी, पोषण संबंध, सी, ऊर्जा प्रवाह या डी, अपघटक। सीधा तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई इकोसिस्टम है, उसमें कोई पादप यानी पेड़ पौधे हैं और कोई प्राणी है, इनके बीच में पारस्परिक संबंध का आधार क्या है। क्या उत्पादक, ये तो नहीं होगा। ऊर्जा प्रवाह, जी नहीं। अपघटक, ये भी नहीं होगा। पोषण संबंधी कारक है। क्यों, क्योंकि जब हमको पोषण की नीड होती है तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और पोषण हमें मेनली कहां से मिलेगा, पेड़ पौधों से ही मिलेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हम जीव जंतु को भी खा के पोषण ले सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर जीव जंतु कहां से रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनको खाते हैं, फिर ये इनको खाता है, और आप लास्ट में इसको भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं। तो ये एक श्रृंखला है जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, पोषण संबंध बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। ए, सूक्ष्म जीवाणु, या फिर बी, अपघटक, या फिर सी, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर हरे पादप। मान लो ये सन है, सूर्य है। अब सूर्य की लाइट पड़ रही है पृथ्वी पे, पृथ्वी पे होंगे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को अपने जीवन यापन के लिए इनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, जैसे हम लोगों की मम्मी हम लोगों के लिए भोजन बनाती हैं, वैसे इन पेड़ पौधों की मम्मी कौन है, क्लोरोफिल है। ये इनके लिए भोजन बनाता है। कैसे बनाता है, इस सूर्य का प्रकाश लेगा और नीचे से जल तथा खनिज लेकर मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, जिसके सहारे ही पेड़ पौधे कंज्यूम करके जीवित रहते हैं। तो यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, डी, हरे पादप। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। स्वपोषी घटक का मतलब होता है, दो तरह के घटक हैं। एक है स्वपोषी, स्व का मतलब ही है स्वयं, सेल्फ। दूसरा है परपोषी। अब परपोषी में पर लगा है, यानी दूसरे पर, अदर पर, यानी जिसका पोषण दूसरे पर निर्भर हो वो परपोषी है, और जिसका पोषण किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, वो स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण कर लें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। तो स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण कौन कर लेता है, पादप कर लेते हैं, वनस्पत कर लेती हैं, पेड़ पौधे कर लेते हैं। तो इसीलिए जो स्वपोषी होगा वो कौन होगा, 17 का ऑप्शन सी, पादप होगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में कहते हैं संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर परावर्तक। तभी हमने आपको बताया कि जो हरे पौधे होते हैं
उनको पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ए डीडीटी, या फिर बी बीएचसी, फ्लिट, या बैगोन। तो जो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है उसका नाम है डीडीटी। डीडीटी डीडीटी का फुल फॉर्म है डाई क्लोरो डाईफेनाइल, उसके बाद ट्राई क्लोरो इथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है, डाई क्लोरो ट्राइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म। डीडीटी एक बिना रंग वाली, बिना स्वाद वाली और बिना गंध वाली क्या है? क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह पहली आधुनिक कीटनाशक दवा भी थी। क्या थी? पहली आधुनिक कीटनाशक दवा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको मलेरिया की दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद पेड़ पौधों में खरपतवार हो गए या फिर कीट पतंगा हो गए, उनको मारने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि इसको काफी हद तक कम कर दिया गया है इसका इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली भवन या डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? अब डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसा स्थान जो डेजर्ट में परिवर्तित हो रहा हो या रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहा हो। अब रेगिस्तान की खूबी क्या है कि वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। और वाटर क्या होगा? जल की क्वांटिटी काफी कम होगी। तो मरुस्थलीकरण का मतलब हमने समझ लिया। अब ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है उसके बेस पे हम लोग समझ लेंगे। पूछ रहा है किसे कहते हैं? क्या वनों को उखाड़ देने के कारण? ये पूछ रहा है किसे कहते हैं? ये तो होगा ही नहीं। जल की वजह से होने वाले मृदापर्दन के कारण? जी नहीं। वायु की वजह से होने वाले मृदापर्दन के कारण? जी नहीं। मरुस्थलीकरण बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे राजस्थान है भारत का एक राज्य, जहां पर क्या है कि तापमान बहुत ही हाई रहता है, यानी टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और वहां पे वाटर की समस्या निरंतर ही बनी रहती है। इसीलिए जहां पर ये व्यवस्था पाई जाए या ऐसी जलवायु पाई जाए, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम लोग सौर विद्युत का उत्पादन काफी हद तक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान भी अच्छा रहता है और वर्षा का भी कोई डर नहीं रहता है। तो हम सोलर पैनल लगा करके अगर चाहें काफी हाई क्वांटिटी में हम सौर ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।